नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। लंबे समय से ठंडे पड़े प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल शुरू हो गई है और इसी के साथ उस मार्केट में भी गर्मी बढ़ने लगी है, जो मार्केट है लोगों को ठगने का, पैसा ऐंठने का और तरह तरह की स्कीमें बताकर उन्हें फंसाने का। दिल्ली, गुड़गांव के समेत पूरे एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त एक शब्द बड़ी तेजी के साथ घूम रहा है, जो है PYP यानी पोर्ट योर प्रॉपर्टी। ये शब्द आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अजीब है भी। लोग अपनी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पोर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे पोर्ट होती है? असल में दिल्ली के कुछ डेवलपर्स उन ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में कहीं ना कहीं घर ले रखा है, उनके प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, पैसे अटके हुए हैं और उनके पोजीशन का कोई अता पता नहीं है। ऐसे ग्राहकों को ये वादे किए जा रहे हैं कि उनके फंसे हुए पैसों को वो डेवलपर्स वहन करेंगे अगर ये ग्राहक उनके प्रोजेक्ट में और प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो। इतना ही नहीं, आपको ये भी वादा किया जा रहा है कि अगर आप उनके प्रोजेक्ट में घर लेते हैं तो आपको सालाना 12% का अश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ पारदर्शिता के दावों के साथ रेरा बना, तमाम तरह के डेवलपर संगठन रियल एस्टेट में पारदर्शिता की बात करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट की ख़राब हालत की दुहाई देते हैं, ऐसे में एनसीआर जैसे मार्केट में इस तरह की योजनाएं धड़ल्ले से चलती हैं, ऑनलाइन उनका अच्छे से प्रचार होता है और सरकार इस पूरे माहौल में चैन की नींद सोती हुई नज़र आ रही है और इंतज़ार कर रही है कि लोग वहाँ पर फंसें, तब जाकर कोई कार्रवाई शुरू हो। तो आज इसी मुद्दे पर यानी प्रॉपर्टी की पोर्टेबिलिटी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पहले से फंसे हुए ग्राहकों के लिए ये पोर्ट का जो नया शिगुफा है कहीं एक नई मुसीबत ना बन जाए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ हैं रवि सिन्हा, जो कि CEO हैं ट्रैक टू रियल्टी के, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं एनसीआर के मार्केट की। हमारे साथ अमित गोयनका हैं, जो कि MD हैं निसस फाइनेंस के और फाइनेंस के मुद्दों को काफ़ी बेहतरी से समझते हैं। उन ग्राहकों के लिए काफ़ी अच्छी बात वो बता सकते हैं जो प्रॉपर्टी में फाइनेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जो पोर्ट योर प्रॉपर्टी का शिगुफा नया एनसीआर मार्केट में घूम रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं हमेशा एक बात कहूंगा दीपक जी कि हमने एनसीआर में काफी बड़ा रुपया लगाया है, कई सारे डेवलपर्स को बैक किया है, कई निवेश किए हैं, मगर हम हमेशा ऐसे कोई प्रोजेक्ट, ऐसे कोई स्कीम, ऐसे कोई डील से दूर रहते हैं जहाँ पे कोई अश्योर्ड रिटर्न या ऐसे कोई जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं हो। और पोर्ट योर प्रॉपर्टी ऐसी कोई एक नॉन स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन है, स्कीम है, विकल्प है जो डेवलपर्स देना चाह रहे हैं नए ग्राहक को आमंत्रित करने के लिए। तो पहली बात तो हमारे लिए ये एक चेतावनी होती है कि ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स, ऐसे टाइप की स्कीम से दूर रहें। तो ये स्कीमों में हमने देखा है कि बीच बीच में रेगुलेटर ने भी इन पे काफी आपत्ति दिखाई है, इनके ऊपर अंकुश भी लगाया है और रेरा ने भी कई सारी चीजें पास की है कि इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं हो जहाँ पे जो बायर है या कंज्यूमर है उसको कहीं पे दिक्कत आ पाए। आपने स्टैटिस्टिकली देखा होगा कि सन 2012-13 में जो एनसीआर मार्केट था वो तकरीबन 60-65% शेयर कमांड करता था इंडिया रियल एस्टेट में। आज वो घटकर तकरीबन 25-26% रह गया है और उसका काफी बड़ा जो रीजन है वो ये सारी स्कीमें हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का, जो लैक ऑफ डिलीवरी है, जो आपत्तियां लोगों को आई हैं, लीगल केसेस हुए हैं, वो ज्यादा करके एनसीआर में हुए हैं। तो जो बाइंग वेलोसिटी है, बाइंग सेंटिमेंट है, वो घटते ही जा रहा है साल दर साल एनसीआर में। और इसको बढ़ावा और कंज्यूमर्स को आकर्षित करने के लिए, वापस कुछ इन्वेंट्री ऑफलोड करने के लिए कोई ना कोई नई स्कीम की योजना या आपको सामने दिखती है। तो ये इस तरीके की योजना मुझे दिख रही है। और अगर इस योजना में कोई एक ऐसा पहलू हो जहां पे हमको लगे कि नहीं ये योजना ठीक है या एक्चुअल कंज्यूमर के लिए, तब तो बात समझ में भी आई। पर आज तक जो मैंने इसको समझा है या जो इन्फॉर्मेशन आगे आया है, 2-3 जो स्कीम सुनाई में देती है, उसमें ऐसा कोई मुझे पहलू नहीं लगा जहाँ पे वो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जा रहा हो। रवि जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि ग्राहकों को ठगने के जितने भी मामले आते हैं, जितने भी फ्रॉड के शिकार होते हैं, वो एनसीआर में ज़्यादा होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एनसीआर में सबसे ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिलती हैं? अब बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सी पॉन्जी स्कीम्स ऐसी हैं जो देखने में ग्राहकों के लिए बड़ी फायदेमंद दिखती हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। मेरी नज़र में ये एक पॉन्जी स्कीम है
और मैं इस स्कीम को देखने के पहले इस स्कीम के जो मेजर किरदार हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उनको देख रहा हूं। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने एनसीआर के मार्केट को पहले भी काफी गंदा किया है। देखिए, 3 लोगों को देखना पड़ेगा। एक वो इन्वेस्टर और अंडरराइटर है, उसका इंटरेस्ट ये है कि वो आपकी पुरानी जो फंसी हुई प्रॉपर्टी है वहां से ड्यूअल ब्रोकरेज, क्योंकि इंडिया में आप बायर सेलर दोनों से ब्रोकरेज लेते हैं, ड्यूअल ब्रोकरेज का फायदा उठाएगा। दूसरा किरदार जो है वो एक डेवलपर है जिसके की जो इन्वेंट्री सेल नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाकर उसकी पार्क फेसिंग और जो उसके पीएलसी वाले यूनिट्स हैं वो ले सकते हैं, उसके वो यूनिट्स वो ऑफलोड कर रहा है जो उसके अदरवाइज सेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन बायर के लिहाज से जब आप देखते हैं तो ये लूज लूज प्रपोजिशन है। एक तो आपका 30% से ज्यादा पैसा वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपके जो पुराने परचेज्ड अपार्टमेंट थे उसमें आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ये सिर्फ उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। आपका पहला लॉस जो है वो इंटरेस्ट का लॉस है। उसके बाद आपका दूसरा लॉस है कि आपने 30 लाख रुपए अगर 5 साल पहले दिया था उस पर जो आज आपको एप्रिसिएशन हुआ है वो आपको नहीं मिल रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस है कि आपको जो फर्स्ट चॉइस होते हैं घर खरीदते समय, हम सबके एक चॉइस होते हैं कि हमारे को पार्क फेसिंग चाहिए या रोड फेसिंग चाहिए। यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में वो अपार्टमेंट ऑफर किया जा रहा है जो अदरवाइज भी अगर आप मार्केट में ओपन मार्केट में नेगोशिएट ठीक से करें तो आपको वो 1 करोड़ का यहाँ जो 70 में मिल रहा है वो 75 या 80 लाख रुपए में वैसे भी मिल जाएगा। अमित जी, जो अश्योर्ड रिटर्न की बात कही जा रही है, इसमें कानून क्या कहता है, किस तरह के इसमें नियम हैं और क्या इस तरह की जो स्कीमें हैं वो ग्राहकों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? देखिए, ग्राहक को पहली बात तो अपने इस समय राइट्स और अपने पावर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न्स के खिलाफ सेबी ने भी रूलिंग दी है कि इसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम माना जा सकता है और रियल एस्टेट प्लेयर्स इस तरीके की स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरा, रेरा ने भी इसको अमान्यता दी है कि कोई भी अश्योर्ड रिटर्न पे आप कोई इन्वेंट्री बेच नहीं सकते। जो भी आपको डिलेड पोजेशन चार्जेस हैं या जो इंटरेस्ट है वो अंडर रेरा आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं जी। तो अगर कोई ग्राहक ये कानूनों को नजरअंदाज करके अगर अपनी पूंजी लगा रहा है कोई इस लालच में कि मुझे कोई अश्योर्ड रिटर्न मिल जाएगा डेवलपर से, तो पहली बात तो वही ग्राहक के लिए खुद ही एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम या डाउट है। दूसरा, क्योंकि ये लीगली इनवैलिड है, इसके लिए कलेक्टिवली इसके ऊपर काफी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है कई अलग अलग एजेंसीज के बतौर, अगर ये मामला लीगली परस्यू किया जाए तो इसके लिए ये जरूरी है कि पहली बात तो ग्राहक ये स्कीम में ना फंसे। और आपके इस चैनल और शो के वजह से मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज और फैलेगी कि ऐसी कोई अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, ऐसी कोई भी स्कीम में फंसे नहीं जहां पे आगे दिक्कत होगी। और दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि जैसे अभी रवि जी ने एकदम सही समझाया कि पहली बात तो आप नॉन सेलेबल इन्वेंट्री खरीदने जा रहे हैं। अब वो इन्वेंट्री अगर कंप्लीट नहीं है तो आप अश्योर्ड रिटर्न में आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि शायद उस पर कहीं ना कहीं उससे कॉम्पनसेशन आपका मिल जाएगा। तो आपने अगर अपनी पुरानी दिक्कत को भूलकर आप नई दिक्कत में फंसने की जरूरत कर रहे हैं ये स्कीमों के बहत। मैं तो ये यहाँ तक मानता हूँ कि अगर आप कोई 70 रुपए में अगर आपको कोई चीज ऑफर हो रही है जो उनके हिसाब से 100 रुपए की है, मेरे हिसाब से वो 50-60 रुपए की भी नहीं है दीपक जी। तो आप एक्चुअली नॉन सेलेबल इन्वेंट्री मेरे हिसाब से आप प्रीमियम में खरीद रहे हैं नया पैसा डालकर। रवि जी, कैसे तय हो कि कोई प्रॉपर्टी, कोई घर की जो फेयर वैल्यू है वो एकदम सटीक हो? क्योंकि अगर हम सोने की बात करें, चांदी की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो वो हमें दिखता है, हमने इंटरनेट पर डाला और हमें एग्जैक्ट मूल्य दिख गया। रियल एस्टेट में ये पारदर्शिता क्यों नहीं आ पा रही है कि वहाँ पर हमें जो मूल्य है वो सामने सामने दिख जाए? क्यों उलझी हुई होती है पेमेंट स्ट्रक्चर, क्यों उलझे हुए होते हैं भाव? देखिए, सारे प्रॉब्लम का जो जेनेसिस है वो ये है कि हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत लूज हैं। अगर रेगुलेशन लूज नहीं होते और हमारे यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स होते, प्रॉपर प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन होते तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती। अब देखिए, इस स्कीम को समझते हुए आप इसकी टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। एक तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, ये फेस्टिव सीजन वर्स्ट एवर होने जा रहा है प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, सेल नहीं होगा। तो एक बहुत ही क्राफ्टली मैनेज्ड पॉन्जी स्कीम लेकर आप आ गए हैं। दूसरी बात, आप ऐसे समय में ये स्कीम लेकर आए हैं जिस समय आपको ये पता है कि ये जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो चुका है,
इसमें आपको स्ट्रेस फंड मिल चुका है। सो ये जो ब्रोकर अंडरराइटर उसको में एंटर कर रहा है, आपकी लायबिलिटी उठाने की बात कर रहा है, एक्चुअली वो अपनी सेफ्टी को पहले देख चुका है। मेरा एक यहाँ पे सवाल उठता है, क्या आप आज स्टॉक मार्केट में जाके इस तरह की कोई भी स्कीम लेकर आ सकते हैं? क्योंकि वहां पे सेबी आपका गला पकड़ लेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस प्रॉपर नहीं है, हमारे यहाँ रेगुलेशंस बहुत वीक हैं। बात जब रेरा की आती है, रेरा के एक स्टेट के चीफ ने यहां तक बोल दिया है कि हमारा परव्यू कोई सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेना नहीं है, हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगे तब हम उस पर एक्शन लेंगे। अमित जी, इस पे मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद रजिस्टर किया प्रॉपर्टी पोर्ट करने के लिए और मेरी बातचीत हुई, तमाम तरह के नंबर से मुझे फ़ोन आए, मैंने उनके जो कॉलर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप खुद अपनी प्रॉपर्टी पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको तरह तरह के फ़ायदे उसमें मिलेंगे। मसलन सालाना 12% के हिसाब से आपको हम फ़ायदा देंगे, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। और कमाल की बात जो रही वो ये रही कि मैंने जब पैसों के लेन देन की बात की तो मुझे बताया गया कि अगर आप चाहें तो 90% तक कैश में भी लेन देन कर सकते हैं। तो एक तरफ हम रियल एस्टेट में पारदर्शिता की बात करते हैं, रियल एस्टेट को थोड़ा सा नियमित करने की बात करते हैं, और दूसरी ओर एनसीआर जैसे मार्केट में खुलेआम इस तरह के चैनल पार्टनर्स आपसे कैश में लेन देन के, और बड़ा मतलब 90% अमाउंट, आप 2 करोड़ 3 करोड़ का घर ले रहे हैं उसमें भी 90% वो कैश में लेन देन के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो कैसे हम देखें इस रियल एस्टेट मार्केट को? ब्लैक मनी का जो खेल अभी तक रियल एस्टेट में था वो भी बरकरार है, बना हुआ है? जी, पहली बात तो डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, रेरा के बाद एक ये उम्मीद थी कि जो पैरेलल इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, और रियल एस्टेट इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है हिस्टोरिकली भी। मगर हालांकि खैर इसका इफेक्ट आया जरूर है, मगर एनसीआर मार्केट में कहीं ना कहीं इसका जो पूरा इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आज कोई भी ग्राहक अगर लेजिटिमेट तरीके से बकाया चेक पैसा देकर रजिस्ट्री कराकर अपना पूरा वैल्यू अगर वो रिकॉर्ड नहीं करवाता, तो वो उतना जो रकम दे रहा है जो रिकॉर्डेड नहीं है, उसको ये मान लेना चाहिए कि वो रकम कभी आएगी नहीं, या उसकी वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। क्योंकि अभी ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि आप किसी को भी कोई भी रकम देंगे जिसकी प्रॉपर पुष्टिकरण नहीं होगी, तो वो रकम आप सोच लीजिए कि आपकी चली गई है, वापस नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली ऐसी कोई स्कीम या ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करे जहां पे इतना वाइड रेंज ऑफ प्रोपोजिशन हो कि आप जैसे भी आप हो सके आप पैसा दे दीजिए। इसका दूसरा इन्फ्रेंस में ये भी निकालता हूँ दीपक जी, और ये काफी शॉकिंग है, आपने जो अभी रिवील किया है आज इस शो पर कि इस टाइप की ऑप्शंस दी जा रही है, बिकॉज ये एक सीधा सीधा इसका इंडिकेटर है कि जो ये स्कीम चला रहा है उसके बुक्स पर या उसके लिए कितना बड़ा कैपिटल स्ट्रेस है, कि जैसे तैसे करके जो भी रूप में पैसे आ जाएं वो स्वीकार हम करने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही इंडिकेटिव स्टेटमेंट है कि जो भी ये स्कीम चलाएंगे और जो भी इस तरीके से पैसे लेंगे, उनका डेफिनेटली इतना बड़ा भार है, चाहे कर्ज का भार हो, लायबिलिटी का भार हो, या सॉल्वेंसी गोइंग कंसर्न तक का क्वेश्चन मार्क बन गया है कि जो भी रुपया आ जाएगा वो हम यूज करने को रेडी हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है अगर ये तरीके का ऑफर किया जा रहा है किसी को भी, क्योंकि फिर ये स्ट्रेट नहीं है, ये सीधे तरीके का बायर को बेनिफिट करने का तरीका नहीं है। ये तो डेफिनेटली कि भाई जो पैसा आ जाए उसको ले लो और अपने लायबिलिटीज अपनी इश्यूज को सॉल्व करो, ये ग्राहक को फेस करने वाला प्रॉब्लम नहीं है। फिर जी बिल्कुल, यहाँ रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी और जानेंगे एनसीआर में किस तरह के जो मुश्किलें हैं उनसे कैसे निजात पाया जाए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी के पोर्ट होने की, यानी कि जिस तरह से एनसीआर में एक नया शिगुफा चल रहा है, पोर्ट योर प्रॉपर्टी, वो कितना ठीक है, उस पर आपको जाने से पहले किस तरह के विचार करने चाहिए, क्या मंथन करना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्यों रेरा या तमाम तरह की जो अथॉरिटीज़ है वो इंतज़ार करती हैं कि लोग पहले फंस जाएं तब उनका रोल शुरू हो? क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों ऐसी मुस्तैदी नहीं करती हैं सरकारें कि ग्राहकों की फंसने की नौबत ही ना आए, पहले से इतनी मुस्तैदी हो कि ग्राहक के पैसे फंसने से पहले ही बच जाएं? अमित जी ने अभी एक मुद्दा उठाया था कि ये जो डेवलपर्स ऐसे स्कीम लेकर आ रहे हैं वो फिस्कली बहुत स्ट्रेस में हैं।
और मैं थोड़ा सा इससे असहमत होते हुए मैं इनमें से कुछ डेवलपर्स को जानता हूं, जो मैं इसी मार्केट में बैठा हूं, जो एक तरफ ये स्कीम चला रहे हैं, दूसरी तरफ नए प्रोजेक्ट लॉन्चेज भी कर रहे हैं। देखिए, ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये ब्लैटेंट वायलेशन जो है वो सिर्फ फिस्कल स्ट्रेस उसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो अभी आपने उठाया है, इनको सिस्टम का डर नहीं है। इनको पता है कि रेरा में ऑन एन एवरेज आपको अगर 2 महीने में जजमेंट मिलता है, उसके बाद सेक्शन 63 और सेक्शन 40 इन्वोक करवाने में आपको 1 साल दौड़ना पड़ता है। उसके बाद बिल्डर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक खींच सकता है। मेरे ख्याल से जब तक हम रियल एस्टेट फोकस्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ये होता क्या है कि एक एवरेज बायर का जो रियल एस्टेट नॉलेज है वो बहुत कम होता है। उसको यहाँ पे इतने बड़े प्रॉपर्टी शार्क्स बैठे हैं जो सब जवाब दिखा करके अपने एक प्रॉब्लम से निकालकर उससे बड़ी प्रॉब्लम में लेकर आ जाते हैं। बायर अंत में ठगा महसूस करता है और फिर वो अपनी किस्मत समझकर बैठ जाता है। जब तक एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगा जिस पर कि बायर का ये भरोसा हो कि मैं यहां जाऊंगा और मुझे 3 महीने में इंसाफ मिलेगा, तब तक इस तरह के पॉन्जी स्कीम चलते रहेंगे। रेरा के बियॉन्ड भी मैं एक स्टेज आगे जाकर बात करता हूं। पूरी नोएडा शहर में आपने होर्डिंग लगा रखा है, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 2 लाख का एश्योर्ड रिटर्न ले जाओ। आपका कोई भी बिजनेस में 30% का रिटर्न 1 साल में, बिजनेस में अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, मतलब वो 50% का प्रॉफिट मार्जिन पे बैठा है, जो कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। हो क्या रहा है कि उनको ये पता है कि आपको वो एश्योर्ड रिटर्न के नाम पे 1 साल का 12 चेक दे देंगे, 3 महीने के बाद वो आपका चेक बाउंस होना ही होना है। तो सारी जो ये प्रॉब्लम है, ये बिल्डर्स को इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे रेगुलेशंस बहुत वीक हैं। अमित जी, जैसे घर खरीदना एक पूरे जीवन भर का फैसला होता है, लोग अपनी जो पूरे जीवन की जमा पूंजी होती है उसको लगा देते हैं। तो एनसीआर में इस फेस्टिव सीजन जो लोग घर तलाश रहे हैं, जो सीरियसली घर खरीदना चाहते हैं, उनको क्या राय देंगे आप? इस तरह की स्कीमों से कैसे बचें, कैसे सतर्क रहें वो? दीपक जी, बहुत बढ़िया सवाल है और जरूरी भी है इस टाइमिंग पर, क्योंकि आपने सही बताया कि फेस्टिव सीजन है, दिवाली दशहरे का सीजन है, तो घर खरीदने की एक उम्मीद रहती है। इस समय पहली बात तो आपको अगर रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री मिले तो उसी पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है इस समय, और सिर्फ एनसीआर में नहीं, पैन इंडिया पे बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, जो एक रिसोर्सिंग इशू है वो पैन इंडस्ट्री है, और एनसीआर में तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड है वो इशू। तो एक तो रेडी टू मूव इन इन्वेंटरी प्रोजेक्ट ऐसा जो हो, उसमें आप पहली बात तो उसमें चुनाव करें जो आपके लिए उम्दा हो। दूसरी बात, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखें तो ऐसे ही डेवलपर्स का चुनाव करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स का चुनाव करें जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स और एस्टैब्लिश कंपनीज का हो। दूसरा, फाइनेंशियली क्लोज्ड हो, यानी कि इसमें उतने बैंकर्स और उतने लेंडर्स बैठे हैं जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर क्वालिटी लेंडर या क्वालिटी इन्वेस्टर है उसमें, तो वो इंश्योर करेंगे कि उसमें जो पैसे लगने हैं वो मिले, चाहे बिक्री होना हो और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो फाइनेंशियल क्लोजर बहुत जरूरी है, और काफी ये सारा डेटा रेरा में अपलोड करना मैंडेटरी है। और ये तीसरी बात है कि आप रेरा में रिसर्च करें कि ये प्रोजेक्ट की क्या हिस्ट्री रही है, इसमें कौन लेंडर्स हैं, कौन वेंडर्स हैं, क्या प्लान्स हैं, इसमें कौन खरीद चुका है, कौन नहीं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन रेरा में अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर नहीं अपलोड कर रहे हैं तो ये उसमें आप में ही एक सिग्नल है कि यहाँ पे ये कंप्लायंस नहीं हो रही। तो ये 3 चीजें काफी अहम है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये जरूर कोशिश करनी है कि आपको रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री मिले। जहां तक भाव का सवाल है, मेरे को लगता है ये बहुत फंडामेंटल एसेट क्लास है, और अगर इसको फाइनेंशियल एसेट क्लास की तरह यूज करना शुरू कर दें कि भाई मैं छोटा पैसा दे दूं, बाद में कंप्लीशन पे देता रहूंगा, या कोई स्कीम 595 1090 स्कीम में चले जाऊं या शॉर्ट रिटर्न में चले जाऊं, तब तो फिर आप वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और आपको एक्चुअल आपकी एसेट के लिए फिर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसको फाइनेंशियल एसेट नहीं, इसको एक फंडामेंटल एसेट की तरह ट्रीट करें, एक कंज्यूमर एसेट की तरह ट्रीट करें। क्योंकि रियल एस्टेट जैसे हम देखते जा रहे हैं कंज्यूमर एसेट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास से हटकर। तो उसको बतौर इन्वेस्टमेंट ना देखें, इसको एक एज अ एंड यूजर की तरह देखें। और अगर एज एन एंड यूजर अगर आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उस चीज के लिए उम्दा है,
और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और ये ना सोचें कि अगर क्योंकि 80-90% कंप्लीट दिख रहा है तो बन जाएगा, ये उम्मीद भी ना रखें, बिकॉज इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फुट के प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा में, गुड़गांव में, जो रोज हमारे पास आते हैं फॉर लास्ट माइल फाइनेंसिंग, जहाँ पे 25-50-100 करोड़ रुपए दे के प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, मगर वो 25-50-100 करोड़ देने वाला भी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुस्तैदी रखना जरूरी है कि आपका प्रोजेक्ट का जो चुनाव हो वो कंप्लीशन में हो, फाइनेंशियली क्लोज्ड हो और रेरा में कंप्लीटेड अपडेटेड हो। और कोई भी इसकी लिटिगेशन, तो अपना रिसर्च करना, अपनी ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें जो है वो काफी हद तक इस समय ऑनलाइन भी अवेलेबल है रिसोर्सेज। तो आई थिंक आई वुड जस्ट से जो भी आप चुनाव करें, ये टाइम बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस समय जो सेकेंडरी मार्केट है, स्पेशली एनसीआर में और कई और मार्केट्स में अभी ये ट्रेंड चल रहा है, जहां आपको जो सेकेंडरी सेल है वो आपको हो सकता है प्राइमरी सेल से हल्की फुल्की कम मिल जाए। अगर बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंट में मिल रहा है मतलब वो प्रोजेक्ट दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर आपका। तो जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि अगर इस फेस्टिव सीज़न आप घर खरीदने जा रहे हैं, या फेस्टिव सीज़न में नहीं, कभी भी आप घर खरीदने जा रहे हैं, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस तरह के लुभावने वादों से बचिए, उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करिए। ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी पोर्ट हो ना हो, लेकिन पैसे फंसने की नौबत ज़रूर आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल सावधानी से, सतर्क रहते हुए किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करिए और अच्छी जाँच पड़ताल करने के बाद ही फैसला लीजिए। जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट ऐसा है कि आपके पास तमाम तरह के ऑप्शंस हैं। आप धीरे भी फैसला लेंगे तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। तो आज इस शो में फ़िलहाल इतना ही। प्रॉपर्टी प्लस के साथ जुड़े रहिए, हम तमाम मुद्दों पर इसी तरह से बात उठाते रहेंगे और आपके हक की बात करते रहेंगे। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, लेकिन जी बिज़नेस पर आप बने रहिए देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।